नमस्कार प्रिय मित्र, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीरीज़ में, यानी कि जिला दर्शन के सीरीज़ में। और जिस प्रकार से अयोध्या और आजमगढ़ को आप सभी ने पसंद किया, तो चूंकि हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, तो हमने कहा भाई रथ को लेकर के चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ। क्या रथ को लेकर के चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुजफ्फरनगर। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? मुजफ्फरनगर पढ़ने वाले हैं। और प्यारे बच्चे, ये जो मुजफ्फरनगर है, अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि हर जिले के बारे में हम लोग कुछ परिचय उसका जान रहे हैं कि भाई मुजफ्फरनगर जो शहर है, इसकी स्थापना कब हुई। तो प्यारे बच्चे सुनना जरा सा, अगर कोई पूछ रहे कि इस मुजफ्फरनगर शहर की स्थापना की अगर हम बात करें, तो ये जो शहर है बच्चे, इसकी स्थापना हुई थी 1633 में। क्या मुजफ्फरनगर की बात करें तो इस शहर की स्थापना 1633 में हुई और शाहजहां के काल में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। अगर पूछ लिया जाए साहब कि शहर की स्थापना कब हुई, तो शहर की स्थापना 1633 में हुई। और किसके काल में हुई थी? शाहजहां के काल में हुई थी। किसके काल में बच्चे? शाहजहां के काल में हुई थी। याद रखना बच्चे, गंगा नदी के किनारे स्थित है ये शहर। क्या गंगा नदी के तट पर बसा हुआ ये जो शहर है ना, गंगा नदी के तट पर बसा ये जो शहर है, तट पर बसा शहर अगर बात करें तो इसका जो मुख्य अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है बच्चे, वह कृषि प्रधान है। क्या है? यहाँ की अगर अर्थव्यवस्था को देखोगे तो अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से आपको कृषि प्रधान दिखाई देगी। क्या अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से कृषि प्रधान दिखाई देगी। अगर हम बात करें इस मुजफ्फरनगर के बारे में, तो अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और गंगा जी की वजह से आपको यहाँ पानी की उपलब्धता मिलेगी, सिंचाई की उपलब्धता मिलेगी। तो गन्ने की अच्छी खेती होती है। क्या भाई? गन्ने की अच्छी खेती होती है इस मुजफ्फरनगर में। साथ ही साथ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मूल भाषा है, क्या यहाँ पर जो मूल भाषा है, अगर बात करा जाए यहाँ की मूल भाषा का, तो यहाँ पर जो मूल भाषा है बच्चे, मूल भाषा यहाँ पर बोली जाती है खड़ी बोली। क्या इस जगह पर अगर देखा जाए तो मूल भाषा यह खड़ी बोली मिलेगी। और खड़ी बोली मूल भाषा है जो कि मैच करती है लगभग यहाँ की हरियाणवी से। क्या तो हरियाणवी से मैच करती है, प्रभाव है यहाँ पर हरियाणवी का। साथ ही साथ ध्यान रखना कि अपना जो प्यारा मुजफ्फरनगर है, ये दिल्ली एनसीआर का क्या है बच्चे? तो ये दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर का जो हिस्सा है, यह आपको दिखाई देगा मुजफ्फरनगर में। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया है। अब प्यारे बच्चे, मुजफ्फरनगर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्थलों की बात कर लें तो यहाँ पर समझना, सबसे पहले एक मंदिर है बच्चे, हनुमत धाम। ये जो हनुमत धाम मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण हुआ था 1987 में। क्या इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? तो इस मंदिर का निर्माण हुआ 1987 में। और इस मंदिर का निर्माण जो 1987 में हुआ बच्चे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो अगर बात करा जाए बच्चे, तो 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। क्या 72 फीट ऊंची प्रतिमा है। और 72 फीट ऊंची ये जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं बच्चे, इस 72 फीट ऊंची प्रतिमा को यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया है। क्या यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बनाया गया है। ये मंदिर बहुत ही लोकप्रिय है। देखो पूरे भारत में हनुमान मंदिर, भगवान शिव के मंदिर, ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत ही कॉमन है। तो हमने सबसे पहले हनुमत धाम को उठाया। और ये जो हनुमत धाम है बच्चे, ये शुक्रताल में आपको लोकप्रिय मिलेगा। ध्यान से समझना, मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है शुक्रताल, इसलिए इसके बारे में हमें डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। क्या इसके बारे में हमें डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे आगे, तो यहाँ पर अक्षय वट की बात करेंगे। क्या अक्षय वट की बात करेंगे? अक्षय वट ये शुक्रताल में स्थित है और दूसरा सबसे लोकप्रिय स्थल है। क्या है? तो ये मुजफ्फरनगर का आप देखेंगे जो अक्षय वट है, मुजफ्फरनगर में स्थित जो अक्षय वट है, ये मुजफ्फरनगर में शुक्रताल के समीप ही है। कहाँ पर है? शुक्रताल के ही समीप है बच्चे, ध्यान रखना, शुक्रताल के समीप है और महाभारत काल का माना जाता है। क्या शुक्रताल के समीप है और याद रखना कि महाभारत काल का माना जाता है। किस वर्ष का, किस समय का? तो महाभारत काल का ये बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। क्या है? महाभारत काल का आप देखेंगे वृक्ष है, 5100 वर्षों से खड़ा है, ऐसी मान्यता है लोगों की। क्या कि 5100 वर्षों से खड़ा है। इस वृक्ष, इस मंदिर के बारे में या इस वृक्ष के बारे में दो चार जो कहानियां सुनने को मिलती हैं। पहला कि पतझड़ के मौसम में जब यहाँ से पत्तियां बच्चे गिरती हैं, वो सूखी हुई पत्तियां नहीं होती हैं। यानी ये मंदिर इस अगर बात करें वृक्ष की, एक बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर पत्तियां जल्दी सूखती नहीं है। इसकी क्या पत्तियां जल्दी सूखती नहीं है। साथ ही साथ लोगों की मनोकामना को पूरा करने के लिए इसको जाना जाता है कि लोगों की मनोकामनाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं बच्चे, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे
गणेश धाम, अब एक गणेश जी की प्रतिमा है यहीं पर। गणेश जी की प्रतिमा अगर बात करा जाए तो ये भी बहुत लोकप्रिय है। गणेश जी की प्रतिमा का अगर बात करें तो 35 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। गणेश जी का जो धाम है 35 फीट ऊंची यहाँ पर प्रतिमा मिलेगी। और 35 फीट ऊंची ये जो प्रतिमा है बच्चे, 35 फीट ऊंची प्रतिमा, ये अगर देखेंगे तो ये भी शुक्र ताल का ही हिस्सा है। क्या? ये भी आप देखेंगे तो शुक्र ताल का ही हिस्सा है। कहीं ना कहीं ये भी आपको शुक्र ताल का ही हिस्सा दिखाई देगा। साथ ही साथ याद रखना है कि शुक्र ताल का ये जो हिस्सा है 35 फीट ऊंची जो प्रतिमा है, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने को मिलेंगी। जैसे क्या क्या समझने को मिलेगा बच्चे, कि बगल में ही एक नक्षत्र आप देखेंगे तो वाटिका है, जहाँ पर लोग जाते हैं, घूमते हैं, इस नक्षत्र वाटिका का लाभ उठाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि शुक्र ताल के ही बगल में आपको एक नक्षत्र वाटिका दिखाई देगी। तो गणेश जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, कुछ छोटे छोटे मंदिर भी आपको दिखाई देंगे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के। इसके अलावा आप देखोगे तो भगवान शिव के मंदिर दिखाई देंगे। तो बगल में ही ये भी आपको स्थित दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है शुक्रताल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है शुक्रताल। ध्यान से सुनना बच्चे, जो मुजफ्फरनगर है ये यहाँ का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है शुक्रताल, और पेपर की दशा से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई साहब पूछ ले कि मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल कौन सा है, तो मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल अगर पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा पर्यटक स्थल अगर बात करें तो यह मिलेगा कौन सा, मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल अगर बात करें तो यह मिल जाएगा बच्चे शुक्रताल। क्यों इतना महत्वपूर्ण है? दरअसल राजा परीक्षित के बारे में, जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। तो राजा परीक्षित ने पूरी की पूरी जो भागवत कथा है ना, वो यहीं पर सुनी थी। राजा परीक्षित ने पूरी भागवत, अगर हम बात करें कथा जो है बच्चे, ये पूरी की पूरी भागवत कथा को उन्होंने यहीं पर सुना था। ध्यान रखना, पूरा जो भागवत कथा है इसके पाठ को यहीं पर सुना था राजा परीक्षित ने। और इस वजह से ये बहुत ही लोकप्रिय स्थल है जहाँ पर भागवत कथा का पाठ भी होता है। साथ ही साथ बगल में जो अक्षयवट है, लोग स्नान करते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये जो सरोवर आप देख पा रहे हो शुक्रताल में, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। फिर अक्षयवट, जिसके बारे में मैं पीछे बता के आ रहा हूँ, इस अक्षयवट में परिक्रमा करते हैं। क्या बच्चे? ये जो अक्षयवट है, इस अक्षयवट में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो शुक्रताल सबसे लोकप्रिय स्थल है। मुजफ्फरनगर का अगर देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय स्थल है बच्चे, ध्यान रखना। अगर पूछा जाए तो मुख्य शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर है, ध्यान रखना। और गंगा नदी किनारे है। क्या? मुख्य शहर से 28 किमी दूर है और गंगा नदी किनारे है बच्चे। इसको भी नोट करना कि मुख्य शहर से 28 किमी दूर और किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे है बच्चे। यहाँ पर इसको समझ लेना, इसको नोट करना है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला है अवहेलना। अब वहलना की बात करें तो वहलना अगर तीर्थ स्थल की बात करें, ये भी आपको मिलेगा कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में ही। ध्यान रखना बच्चे कि वहलना जो तीर्थ स्थल है, वहलना जो तीर्थ स्थल है, ये वहलना जैन तीर्थ स्थल है। क्या है? जैन तीर्थ स्थल है। वहलना एग्जैक्टली क्या है? जैन तीर्थस्थल है और जैन धर्म को समर्पित ये जो वहलना है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो मेरी बात ध्यान से सुन लो कि वहलना जो जैन तीर्थस्थल है बच्चे, इसके बारे में ध्यान रखना कि ये जैन धर्म के 23वें गुरु पार्श्वनाथ को समर्पित है। क्या? पार्श्वनाथ को समर्पित है। तो पार्श्वनाथ को समर्पित है ये तीर्थस्थल, है ना। अगर कोई पूछ ले साहब कि पार्श्वनाथ को समर्पित तीर्थस्थल वहलना कहाँ पर है, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर बच्चे? मुजफ्फरनगर में, है ना। तो मैंने शुक्रताल के बारे में बताया, मैंने बताया आपको वहलना के बारे में। यहाँ पर एक और मंदिर है, पंचमुखी महादेव मंदिर। पंचमुखी महादेव मंदिर नाम से स्पष्ट है कि भगवान शिव को समर्पित है। क्या? पंचमुखी जो महादेव मंदिर है ये किसको समर्पित है बच्चे? तो भगवान शिव को समर्पित है। मुजफ्फरनगर में ही है और समर्पित किसको है? भगवान शिव को समर्पित है। याद रखना, भगवान शिव को समर्पित है, मुजफ्फरनगर में स्थित है। और किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में एक आध बातें अगर और देखा जाए तो एक आध बातें और देखोगे तो ये देखोगे भाई कि जो मंदिर है नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान का जो मंदिर है ना, नेपाल में जो पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर है, पशुपतिनाथ भगवान का मंदिर है, इस पशुपतिनाथ भगवान के मंदिर से ही प्रेरित है ये। क्या? नेपाल के पशुपतिनाथ जो भगवान का मंदिर है वहाँ से प्रेरित है। तो पंचमुखी महादेव मंदिर बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है। आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गए भी होंगे।
अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर के एक जिला एक उत्पाद की। तो मुजफ्फरनगर का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, अगर देखा जाए बच्चे कि मुजफ्फरनगर का जो एक जिला एक उत्पाद है वो है गुड़ उत्पाद। आप कहेंगे सर ये बताइए, अयोध्या का भी एक जिला एक उत्पाद गुड़ था? तो जी हाँ, मुजफ्फरनगर का भी एक जिला एक उत्पाद, यहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट जो वन प्रोडक्ट था एक जिला एक उत्पाद, यह गुड़ उत्पाद ही था। ध्यान समझना कि मुजफ्फरनगर का भी एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो गुड़ उत्पाद ही है। यानी कि अयोध्या का भी गुड़ और मुजफ्फरनगर का भी। दरअसल मुजफ्फरनगर को अगर बात करें तो इंडिया का, जब आप देखेंगे, चीनी का कटोरा कहते हैं, सुगर बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखना, कोई पूछ ले कि भारत में चीनी का कटोरा किस शहर को कहते हैं, तो मुजफ्फरनगर को कहते हैं। यहाँ पर गन्ने की खेती होती है और गन्ने से ही डायरेक्ट आप देखेंगे तो पेराई के माध्यम से जो गुड़ उत्पादन होता है, देश विदेश में बच्चे बहुत लोकप्रिय है। पुराने समय में लोग अपने घरों में रखते थे ताकि वो पानी पीने के पहुंचाने के काम आएगा, मतलब पानी पीने के लिए ना सबसे लोकप्रिय व्यंजन था ये। तो इस वजह से बच्चे गुड़ उत्पाद अयोध्या का भी है और साथ ही साथ में मुजफ्फरनगर का भी है। क्या? मुजफ्फरनगर का भी है। अब जब गुड़ उत्पाद की बात कर लेना तो मुजफ्फरनगर में भाई मिठाइयों का जो सिलसिला है, मतलब मथुरा का पेड़ा तो तुमने सुन रखा है, लेकिन मुजफ्फरनगर का जो भुना हुआ पेड़ा है ना, ये आप देखोगे बहुत ही कम जगह मिलता है। तो मुजफ्फरनगर का जो सबसे लोकप्रिय व्यंजन है वो है भुना हुआ पेड़ा। और इमरती एक जौनपुर की भी लोकप्रिय है, दूसरी इमरती मुजफ्फरनगर की लोकप्रिय है। तो ध्यान रखना, भुना हुआ पेड़ा और इमरती ये दोनों ही लोकप्रिय व्यंजन है। कहाँ के? मुजफ्फरनगर के। मुजफ्फरनगर में बच्चे हिंदू आबादी ज़्यादा है, उसके बाद से इस्लामिक आबादी है, 2% के आसपास जैन आबादी भी है। पर जैन धर्म को समर्पित हमने वलहना के बारे में अभी जिक्र किया है। तो प्यारे बच्चे, ये मुजफ्फरनगर की कुछ शॉर्ट डिस्कशन थी। यहाँ की हस्तियाँ जितनी हैं पॉपुलर, वो हमने नहीं बताया, क्योंकि वो हम अलग से एक वीडियो में बताएंगे, आजमगढ़ के लेकर के, अयोध्या के लेकर के और अलग अलग शहरों की, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर कमेंट कर बताइएगा। साथ ही साथ अगर मुजफ्फरनगर से आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, या देश उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से से आप देख रहे हैं और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।